हे गाइस नमस्कार, आप लोगों को टॉप 10 क्लासेस के प्यारे सी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की फिजिक्स की अध्याय नंबर 4 का। और गाइस आज की लेक्चर एकदम ज़बरदस्त रहने वाला है। आज की लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी अर्थात कहने का मतलब है जिसे हम कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, MCG। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है MCG के नाम से ये जाना जाता है। तो आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में। और गाइस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। दोस्तों आप अपना लाइक जरूर दीजिएगा। तो गाइस चलिए बात करते हैं चल कुंडली धारामापी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले जान लेते हैं कि चल कुंडली धारामापी क्या होता है। चल कुंडली धारामापी एक यंत्र होता है, एक धारा मापने का यंत्र होता है। अर्थात यह एक ऐसा यंत्र होता है, यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी भी परिपथ में ये पता कर सकते हैं कि उस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसका उपयोग वहां पर भी करते हैं जहां पर धारा का मान ज्ञात करना रहता है, अर्थात कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, वहां पर भी इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो चल कुंडली धारामापी MCG अर्थात मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी उपस्थिति से परिपथ में हम लोग क्या ज्ञात कर पाते हैं, धारा ज्ञात कर पाते हैं। अर्थात पता चलता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही। तो गाइस यहाँ पर लिखा गया है यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से परिपथ में 10⁻⁻6 एम्पियर तक धारा ज्ञात कर सकते हैं। कितना ज्ञात कर सकते हैं? 10⁻⁻6 एम्पियर धारा ज्ञात कर सकते हैं। यह दो प्रकार का होता है। जो चल कुंडली धारामापी होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है किलकित कुंडली धारामापी जिसे पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं। इसके फुल फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PCG, पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसके बाद जो दूसरा होता है वो निलंबित कुंडली धारामापी होता है जिसकी इंग्लिश होती है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। और गाइस आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसकी किलकित कुंडली धारामापी पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में केवल किलकित कुंडली धारामापी की चर्चा होने वाली है जो कि आपको व्हाइट बोर्ड पे बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमने पहले से बना के रखा है केवल टाइम की बचत करने के लिए गाइस। उसके बाद जो सेकंड भाग है वो इसके नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। और आज की वीडियो फुल टू फुल देखिएगा क्योंकि गाइस जितना अपने चैप्टर में जितनी सारी चीजें पढ़ा है सारा चीजों का उपयोग हम लोग इस यंत्र के माध्यम से सीखने वाले हैं। आज सारा चीजों का रिवीजन इस टॉपिक में होने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और समझ में जरूर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आखिर पता करते हैं कि किलकित कुंडली धारामापी क्या होता है। किलकित कुंडली धारामापी क्या होता है। तो गाइस इसको हम अब मूव कर रहे हैं, ये वाली लाइन इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि अब इसका काम हो चुका है, पता चल चुका है कि यह दो प्रकार का होता है। तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसलिए इसको यहाँ से हटा रहे हैं। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं पहला किलकित कुंडली धारामापी पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, यह भी धारा मापने का यंत्र होता है। यह भी धारा मापने का क्या होता है? यंत्र होता है। और यह जो होता है, जो भी मैंने निलंबित की बात किया था, निलंबित से कम सुग्राही होता है। मतलब निलंबित कुंडली धारामापी से यह कम धारा माप सकता है। पर यह जो है प्रयोगशाला में इसका उपयोग अधिकतर किया जाता है क्योंकि इससे धारा मापना सुविधाजनक होता है, अर्थात इससे धारा आसानी से मापा जा सकता है। क्या होता है यह? इतनी बात आपकी क्लियर हुई गाइस? इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अर्थात इसका उपयोग हम लोग प्रयोगशाला में करते हैं। गाइस आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, स्क्रीन पर इस किलकित कुंडली धारामापी अर्थात गैल्वेनोमीटर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। आपको प्रयोगशाला में जब आप इस प्रयोग करने जाओगे तो वहाँ पर ये दिखाई पड़ता रहेगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी संरचना क्या होती है, ये कार्य कैसे करता है, या आखिर ये बनता कैसे है, तो उन सब की चर्चा हम लोग करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा क्या होता है।
सबसे पहली बात इसमें क्या होती है, इसके अंदर की बातें करते हैं कि जो किलकित कुंडली धारामापी होता है, जो आपका किलकित कुंडली धारामापी होता है, ये कुछ इस प्रकार बना होता है कि उसको हम लोग तोड़कर समझते हैं गाइस। ध्यान से देखिएगा, किलकित कुंडली धारामापी कुछ ऐसे होता है, एक बेलन होता है, एक क्या होता है, बेलन होता है। ध्यान समझिए, नर्म लोहे का बना हुआ एक बेलन होता है। इतनी बात समझ में आ रहा। मैंने क्या कहा कि इस धारामापी के अंतर्गत नर्म लोहे का बना हुआ एक बेलन होता है और इस बेलन के ऊपर तार जो है क्या हुआ होता है, जुड़ा रहता है। इस बेलन के ऊपर तार इस प्रकार क्या किया जाता है, तार मतलब जो है इसके ऊपर तार के कई फेरे क्या कर दिए जाते हैं, लपेट दिए जाते हैं। इस किलकित जो ये बेलन होता है, इस बेलन के ऊपर तार के क्या कर दिए जाते हैं, कई फेरे लपेट दिए जाते हैं। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। अर्थात मिला जुला के हम बात क्या करने वाले हैं कि इस कुंडली, इस धारामापी के अंतर्गत एक नर्म लोहे का बेलन बना रहता है और उस बेलन के ऊपर तार के कई फेरे लपेटकर एक आयतकार कुंडली बना देते हैं। जैसे आपको इस सामने दिखाई पड़ा वैसे इसके पीछे भी दिखाई पड़ना चाहिए, उसके पीछे भी ऐसे ही आकृति का तार लपेटा जाता है। आपको पुनः रिपीट कराना चाह रहे हैं, ये गाइज आपको बात समझ में आना चाहिए कि इस प्रकार के यंत्र में या इस यंत्र में एक नर्म लोहे का बेलन बनाया जाता है और उस बेलन के ऊपर तार के कई फेरे लपेटकर एक आयतनुमा कुंडली बना दी जाती है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब ध्यान से समझिएगा। अब आपके मन में विचार आया, ये तो जो चित्र में दिखाया गया है ये गोला सा दिखाई पड़ रहा है। तो गाइस ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका ये जो यंत्र है, इस यंत्र का ऊपरी वाला भाग आपको दिखाई पड़ रहा, नीचे वाला भाग नहीं दिखाई पड़ रहा। यदि गाइस आप इमेजिन करो कि इस बेलन को हम आपके तरफ घुमा दें, इस बेलन को हम आपके तरफ घुमा दें, तो ये बेलन का जो ऊपरी वाला भाग है वो गोले के ही रूप का दिखाई पड़ रहा है ना गाइस। तो यही बेलन का जो ऊपरी भाग है वो इस यंत्र के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी बातें आपको क्लियर हुई। ये जो बेलन का ऊपरी भाग है यही आपको इस यंत्र में दिखाई पड़ रहा है। इतनी बात समझ आ रही है ना। यदि आपको जो मैंने ये बताया कि ये जो बेलन है, इस बेलन के ऊपर जो तार के कई फेरे लपेटकर आयतकार कुंडली बनाई गई है, यदि आपको देखना रहे तो जो प्रयोगशाला में गैल्वेनोमीटर मिलेगा आपको प्रयोग करने के लिए, तो गैल्वेनोमीटर को पीछे से खोलिएगा और पीछे वाले पार्ट पे देखेंगे जो कि स्क्रीन पे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। स्क्रीन पर यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा कि पीछे वाले पार्ट में आप देखे होंगे कि वहां पर एक बेलन लगा हुआ है और बेलन के ऊपर जो है तार के कई फेरे लपेटकर एक आयतनुमा कुंडली बना दी जाती है। आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है गाइस। अब आगे बात करें इसके आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान समझिएगा, इसी बेलन को हम लोग एक चुंबकीय क्षेत्र में, या हम कह दें इसी बेलन को दो चुंबकों के ध्रुवों के बीच रख देते हैं। बात समझ में आ रही है? इसी बेलन को दो चुंबक के ध्रुवों के बीच रख देते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। आगे ध्यान से समझिएगा, आगे ध्यान से आप समझिएगा। अब हमने क्या कहा कि दो चुंबक के ध्रुवों के बीच क्या कर देते हैं, रख देते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही, इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए गाइस। आगे चर्चा करते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, जब हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और रखने के बाद इस दोनों वायर के माध्यम से हम लोग इस कुंडली में, इस आयतनुमा कुंडली पे हम लोग क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। फिर से बात समझा रहे हैं। हमने क्या कहा कि इस कुंडली को दोनों चुंबक के ध्रुवों के बीच रखकर, अर्थात साफ मुद्दा में बात करें, इस आयतनुमा कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर हम लोग अब धारा प्रवाहित करते हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर बल लगता है और बल के कारण बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अर्थात ये कुंडली अपने अक्ष के परितः घूर्णन करने लगती है और यहाँ भी वही प्रोसेस होने वाला है। ध्यान से समझिएगा। अब जब हमने इस कुंडली में धारा प्रवाहित किया, इस कुंडली में
इस कुंडली में हमने क्या प्रवाहित किया, धारा प्रवाहित किया। तो इस कुंडली में जब धारा प्रवाहित किए तो ये कुंडली अपने अक्ष के परितः क्या करने वाली थी, इस प्रकार अपने अक्ष के परितः क्या करने वाली थी, घूर्णन करने वाली थी, अर्थात ये घूमने वाली थी। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब ये घूमेगा। अब आपके मन में विचार बन रहा होगा कि आखिर ये घूमेगा तो इसके घूमने के कारण हम लोग धारा का मान कैसे प्रवाहित कर पाएंगे। तो गाइस ध्यान से सोचो, जितना धारा रहेगा उतनी तेजी से घूमेगा, ठीक। अब इसी के ऊपर एक क्या लगा दिया जाता है, एक रस्सी लगा दी जाती है, ठीक। ध्यान से समझिएगा, रस्सी नहीं स्प्रिंग लगाया जाता, सॉरी रस्सी का उपयोग नहीं करते, एक स्प्रिंग का उपयोग करते। तो हमने क्या कहा कि इसी कुंडली के ऊपर एक स्प्रिंग लगा दिया जाता है, जैसे जिसके कारण ये कुंडली जितना घूमने का प्रयास करेगी, स्प्रिंग में उतना ऐंठन बल उत्पन्न हो जाएगा और स्प्रिंग इसका विरोध करेगा। स्प्रिंग क्या करेगा, इस कुंडली को घूमने नहीं देगा। ध्यान से समझिएगा, हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि इस कुंडली पर एक स्प्रिंग लगा देते हैं। और स्प्रिंग क्यों लगाया जाता है, क्योंकि स्प्रिंग लगाने के बाद जिससे स्प्रिंग से इस पे क्या मिल सके, ऐंठन बल मिल सके। अब जैसे जैसे ये कुंडली घूमने का प्रयास करेगा वैसे वैसे स्प्रिंग जो है क्या हो जाएगी, स्प्रिंग में ऐंठन बल उत्पन्न होगा। आप इमेजिन कीजिए कि ये कुंडली घूमना स्टार्ट करेगी तो ये स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग जो है ऐंठन उत्पन्न करेगा और स्प्रिंग इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। स्प्रिंग इस कुंडली को घूमने नहीं देगा। अब आगे समझिए, आखिर ये धारा कैसे मापता है। आपको तो बना मिल जाता है किलोमीटर, आप धारा माप लेते हो, आखिर कैसे काम करता है। अब इतनी बातें क्लियर हो रही। अब आगे ध्यान से, अब क्या होता है ध्यान से समझिए। अब ये जो है ये स्प्रिंग इस कुंडली को घूमने नहीं देगा, ये जो कुंडली है स्प्रिंग को घूमने नहीं देगा। अब ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से आगे क्या बात हो रही है। अब ये क्या होगा, जब अब क्या करते हैं गाइस, यहाँ देखिएगा। अब जब हमने प्लस प्लेट इधर था, माइनस प्लेट इधर था, पहली स्थिति ले रहे हैं जब प्लस प्लेट यहाँ था, माइनस प्लेट यहाँ था, तो प्लस से धारा जब इस दिशा में प्रवाहित हो रही थी, इधर से इधर की तरफ आ रही थी, तो ये जो आपकी संकेतांक है, जो ये आपका संकेतांक है वो एक दिशा में विक्षेप हो रहा था, अर्थात हो सकता है वो इधर की दिशा में भी विक्षेप हो सकता है। तो यदि जब धारा आपकी इधर से इधर की तरफ थी तो ये जो संकेतांक है वो एक दिशा में विक्षेप हो रहा था। बात समझना नहीं, वो एक दिशा में विक्षेप हो रहा था। और यदि यही धारा की दिशा बदल दे, अर्थात इधर क्या कर दें, अब यहाँ ध्यान समझिए, अब इस धारा की दिशा को हम परिवर्तित कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस कर रहे हैं और यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, तो जो धारा ऐसे प्रवाहित हो रही थी वो धारा की दिशा इधर की तरफ हो गई और इधर की तरफ धारा निकलने लगी। तो अब क्या होगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो यही जो संकेतांक इधर की तरफ विक्षेप किया था वही संकेतांक आपका इधर की तरफ विक्षेप कर जाएगा और इस प्रकार हम लोग परिपथ में क्या कर लेते हैं, धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं। और इस यंत्र के ऊपर एक ऐसे जो है कांच के अंदर मीटर स्केल लगा रहता है, जिससे धारा को हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं कि कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है। तो गाइज एक बार पुनः इनके कार्य विधि को समझते हैं। क्या होता है कि इसमें एक बेलनकार नर्म लोहे का एक बेलन होता है, उस बेलन के ऊपर तार के कई फेरे लपेटकर एक आयतकार कुंडली बना देते हैं। बात समझ में आ रही है। उस आयतकार कुंडली को उस बेलन के साथ दो चुंबक के ध्रुवों के बीच रख देते हैं और चुंबक ध्रुवों के बीच रखने के बाद उनमें क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करते हैं तो हमको पता है गाइज, आपको भी पता होना चाहिए कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो वो कुंडली अपने अक्ष के परितः घूमने लगती है, अर्थात वहाँ बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो वो जब ये कुंडली अपने अक्ष के परितः घूमना स्टार्ट करेगी तो इसके ऊपर एक स्प्रिंग लगा होता है। ये स्प्रिंग क्या करता है, उसका विरोध करता है। वो स्प्रिंग क्या करता है, इसका क्या करता है, विरोध करता है। गाइस ध्यान से समझिएगा, ये स्प्रिंग इसका क्या करता है, विरोध करता है और स्प्रिंग इसको घूमने नहीं देने देता है। फिर उसके बाद स्प्रिंग क्यों नहीं घूमने देता, क्योंकि स्प्रिंग पे ऐंठन बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये इसका क्या करता रहता है, विरोध करता रहता है। फिर हम लोग करते क्या है, एक बार समझते हैं कि जब धारा ये वाला प्लस प्लेट से धारा इधर से इधर की तरफ फ्लो हो रहा था, इधर से इधर की तरफ फ्लो हो रहा था,
तब ये जो संकेतांक था वो संकेतांक इधर की तरफ विक्षेप हो रही थी, और जब धारा की दिशा बदल गई, इधर से इधर की तरफ धारा फ्लो होने लगा, तो ये संकेतांक इधर की तरफ विक्षेप होने लगे। तो इस प्रकार हम लोग जो है इस यंत्र की सहायता से धारा को माप सकते हैं। अब धारा मापने के लिए इसकी जो फार्मूले होते हैं कि इस जो धारा सुग्राहिता का व्यंजक होता है गाइस, अब हम लोग वो ज्ञात करेंगे। तो मानते हैं, माना किसी समय या किसी क्षण परिपथ में प्रवाहित धारा क्या है, आई है। तो गाइस आइए बात करते हैं कि चल कुंडली की धारा मापी, या हम कह सकते हैं कि चल कुंडली की धारा मापी का सुग्राहिता क्या होता है, धारा सुग्राहिता क्या होती है, उस बात को ध्यान से हम लोग समझने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब हमने इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो टाउ इक्वल टू होता है NIAB साइन थीटा, जो कि यहाँ थीटा कितना है गाइस, 90 अंश है, और सदैव 90 रहेगा। यहाँ पर जितना A और B के बीच जो कोण होगा वो सदैव क्या रहेगा, 90 अंश। तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, NIAB साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो इसमें ऐंठन बल उत्पन्न हुआ है, जो इसमें ऐंठन बल उत्पन्न हुआ है, तो स्प्रिंग में उत्पन्न ऐंठन बल, स्प्रिंग में उत्पन्न ऐंठन बल, ऐंठन बल, तो इसे भी हम लोग टाउ से व्यक्त कर देते हैं। स्प्रिंग क्यों, क्योंकि उसके घूमने के कारण ही उत्पन्न हुआ ना, बलाघूर के कारण ही तो उत्पन्न हुआ। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, K फाई हो जाएगा। टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, K फाई। इतनी बात समझ में आ रही। टाउ इक्वल टू क्या हो गया, K फाई, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर K थीटा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ K थीटा कर लीजिए। अब कहोगे थीटा क्या हो, सॉरी फिर से फाई हमने बना दिया, थीटा। ठीक, थीटा क्या है गाइस, थीटा जो ये है कि जब आपने इसमें धारा प्रवाहित किया तो ये अपने मध्यमान स्थिति से जितना ये विक्षेप हुई, मध्यमान स्थिति से जितना विक्षेप हुई, तो जो यहाँ का एंगल बन रहा है वही एंगल क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है। और जितना ज़्यादा एंगल बनता है वो अभी बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। टाउ इक्वल टू कितना होता है, K थीटा। टाउ इक्वल टू क्या होता है, K थीटा। इक्वेशन नंबर क्या कर लिए, सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 की कंपेयर कर दे तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, ये पक्ष बराबर है तो अगला पक्ष भी बराबर होगा, NIAB इक्वल टू K थीटा। यहाँ से मुझे धारा I का मान ज्ञात करना है, तो धारा I का मान ज्ञात करने के लिए सारे पदों को इधर की तरफ करना पड़ेगा। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, K थीटा बटे कितना हो जाएगा, NAB। इतनी बातें समझ में आई। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, K थीटा अपन NAB। यदि हम इनको क्या मान लें गाइस, इतनी चीज़ों को नियतांक मान ले G, क्या मान लें, G जिसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर नियतांक। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, G थीटा। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, G थीटा। ध्यान से समझिएगा, I इक्वल टू कितना हो गया, G थीटा। इतनी बातें आपको समझ में आई, इतनी बातें आपको यहाँ पर समझ में आई है गाइस, ध्यान से समझिएगा। I इक्वल टू कितना हो गया, G थीटा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। G कहाँ, जहाँ G क्या है, जहाँ G क्या है, गैल्वेनोमीटर नियतांक, ध्यान से। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, G थीटा। इस प्रकार हम लोग इस की जो धारा सुग्राहिता, या तो हम 1 मिनट इस वाले यहाँ से किसी भी गैल्वेनोमीटर में, या तो बात करें किसी भी किलकित कुंडली मापी में धारा की व्यंजक ज्ञात इस प्रकार होता है। I इक्वल टू क्या हो गया, G थीटा। अब बात करते हैं थोड़ा सा इस वाले फार्मूले से। इस तो गाइस ये तो रही आपकी इस यंत्र में प्रवाहित होने वाली धारा का व्यंजक। अब मुझे धारा सुग्राहिता ज्ञात करना है। तो धारा सुग्राहिता क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, तो कुंडली में धारा प्रवाहित करने के बाद संकेतांक अपने मध्यमान स्थिति से जितना विक्षेप हो जाती है, फिर से जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने के पश्चात ये संकेतांक अपने मध्यमान स्थिति से जितना विक्षेप हो जाती है, वो विक्षेप और जो धारा प्रवाहित की हो
उसका अनुपात ही क्या कहलाता है, उसका अनुपात ही धारा सुग्राहिता कहलाती है। तो अब बात करेंगे धारा सुग्राहिता के लिए व्यंजक निकालेंगे। तो आगे चर्चा करते हैं गाइस, इसको हम लोग यहाँ से मूव कर देते हैं, इतना तो काम हो ही चुका है, आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं धारा सुग्राहिता की। वहाँ हमने हेडिंग बना के रखा है धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता। तो यदि मानते हैं, यदि माने कि यदि कुंडली में प्रवाहित धारा आई हो, यदि कुंडली में प्रवाहित धारा आई हो तथा विक्षेप थीटा हो तो थीटा बटे आई का अनुपात ही धारा सुग्राहिता कहलाती है। अनुपात ही धारा सुग्राहिता कहलाती है, सुग्राहिता कहलाती है। बात समझ में आया, धारा सुग्राहिता कहलाती है। तो अब गाइस हम यहाँ से ज्ञात करेंगे धारा सुग्राहिता थीटा बटे आई। ठीक, बात करेंगे धारा सुग्राहिता थीटा बटे आई। तो थीटा बटे आई, तो आई की वैल्यू यहाँ से रखते हैं। आई की वैल्यू कितनी है, या तो धारा सुग्राहिता, एक मिनट गाइस ध्यान से देखिएगा, तो थीटा बटे आई, तो आई की वैल्यू यहाँ से रखते हैं। तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या मिली थी गाइस, या तो हमने आई का व्यंजक यहाँ से निकाल के रखा है, यहाँ से निकालते हैं। देखिए गाइस आपने यहाँ से निकाला ना, आई इक्वल टू कितना हो गया, के थीटा बटे एन ए बी। ठीक, मुझे थीटा बटे आई चाहिए क्योंकि थीटा बटे आई का ही अनुपात धारा सुग्राहिता कहलाता है। तो करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो के थीटा बराबर आई एन ए बी आ जाएंगे। अब यहाँ से आई इधर कर देते हैं, तो के थीटा बटे आई बराबर कितना हो जाएगा, एन ए बी। ठीक, अब यहाँ से के को इधर कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा आपको, थीटा बटे आई बराबर एन ए बी अपान क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो धारा सुग्राहिता ये आ गई। इस धारा सुग्राहिता को एस आई से भी व्यक्त करते हैं, एस आई से दिखा देंगे, इक्वल टू हो जाएगा एन ए बी बटे कितना हो जाएगा, के। तो धारा सुग्राहिता के लिए व्यंजक आपका ये भी हो जाएगा। फिर से एक बात पुनः आप ध्यान से समझिएगा कि किसी भी कुंडली में धारा कैसे मापा जाएगा, धारा कैसे निकाला जाएगा। जब हमने कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो उस पर बल आघूर्ण लगा जो कि टाउ इक्वल टू एन आई ए बी हो गए। फिर इस पे स्प्रिंग लगा था, तो ये स्प्रिंग पे ऐठन बल उत्पन्न हुआ। किसके कारण उत्पन्न हुआ, इस टाउ के कारण। तो ये टाउ ही ऐठन बल के बराबर हो गया। ऐठन बल क्या, यहाँ के एक नियतांक है और जो थीटा है वो क्या है, वो अपने मध्यमान स्थिति से कितना विक्षेप हो रही, कितना ऐठन उत्पन्न हो रहा है। थीटा क्या है, यहाँ ऐठन बल हो सकता है। थीटा क्या है, यहाँ ऐठन। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा, एक इतना बात समझ में आया। फिर समीकरण 1 और 2 को हमने कंपेयर किया। समीकरण 1 और 2 को देखा, ये एन आई ए बी के थीटा के बराबर था और यहाँ से आई की वैल्यू मिली के थीटा अपान एन ए बी, और के अपान एन ए बी को एक गैल्वेनोमीटर नियतांक मान लिया, तो आई इक्वल टू क्या मिल गया, जी थीटा मिल गया। तो निलंबित नहीं बल्कि किलकित कुंडली धारा मापी में धारा का व्यंजक ये हुआ। पर हमको क्या निकालना था, इस कुंडली, इस धारा मापी की धारा सुग्राहिता निकालना था। अर्थात धारा सुग्राहिता क्या होती है कि जब हम इस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने के बाद जो संकेतांक है अपने मध्यमान स्थिति से जितना विक्षेप हो जाता है, वो विक्षेप और धारा का अनुपात ही धारा सुग्राहिता कहलाती है। तो माने कि इस कुंडली में प्रवाहित धारा आई है, प्रवाहित धारा क्या है, आई है, और विक्षेप कितना है, थीटा है। तो थीटा अपान आई का अनुपात ही धारा सुग्राहिता कहलाती है। तो हमने क्या किया, हमारे पास व्यंजक था आई इक्वल टू के थीटा अपान एन ए बी। इस कुंडली में, इस धारा मापी में बहने वाली धारा का व्यंजक ये था। फिर यहाँ से हम लोगों ने के थीटा का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आई एन ए बी आया। फिर आई को इधर की तरफ किए, के थीटा अपान आई इक्वल टू एन ए बी आ गए। के को यहाँ से हटाना था तो के को हटा दिए। तो इस प्रकार थीटा अपान आई
यानी ए बी अपान के बराबर आ गए। और गाइज ये दोनों आपकी क्या है, धारा सुग्राहिता है। ये दोनों क्या है, आपकी धारा सुग्राहिता का व्यंजक है। उसके बाद यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे कि इस फार्मूले में चाहे इन दोनों में धारा सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस यंत्र की धारा सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। सबसे पहला n यानी क्या है, लपेटे गए तार के फेरों की संख्या है। अर्थात इस धारामापी का धारा सुग्राहिता बढ़ाने के लिए इस कुंडली पर लपेटे गए फेरों की संख्या n बढ़ानी होगी। यदि मुझे किलकित कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता बढ़ानी है तो लपेटे गए फेरों की संख्या क्या कर देनी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए। साथ में क्या है, ए क्या है, वहां पर क्षेत्रफल है। ए वहां पर क्या है, क्षेत्रफल है। तो वहां पर जो आप कुंडली लिए हो उसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ज़्यादा होगा तो आपका जो सुग्राहिता है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और जो बी है, ये जो बी है वो बी क्या है, ये दोनों जो चुंबक रखे हो इनके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका भी मान प्रबल होना चाहिए। अर्थात जितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र प्रबल रहेगा उतना ही ज़्यादा धारा सुग्राहिता अधिक होगी। और के आपका क्या है, के आपका क्या है, वहां पर ऐंठन बल है। तो के जितना कम होगा उतना ही आपका धारा सुग्राहिता ज्यादा होगी। तो गाइज इस टॉपिक के साथ, इसी वर्ड के साथ आज का लेक्चर आपका यहाँ पर समाप्त होता है। यदि लेक्चर में कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आई होगी तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे गाइज। और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके दूसरे भाग के साथ, निलंबित कुंडली धारामापी के साथ। तब तक वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।